हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा आहूजा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर 3 के अपवाह को पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी है। मैंने जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर्स पढ़ाए हैं, क्लास 6th की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्लास 7th की मिल जाएगी, क्लास 8th की मिल जाएगी, 9th का ये 3rd चैप्टर है जिसका नाम है अपवाह। थोड़ी देर पहले अपवाह का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें हमने तापी नदी तक बात कर ली, अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ आपको समझा दिया है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के अंदर बन जाएंगे लगभग। अब इसमें हम गोदावरी नदी से स्टार्ट करेंगे, आगे की जो 2-3 नदियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोदावरी की बात कर लेते हैं। देखिए, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी नदी भी कहते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिम घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के तयम्बकम या तयम्बक नामक स्थान से निकलती है और 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह नदी राजमुद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है? राजमुद्री के पास। सहायक नदियाँ कौन कौन से इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, फिर मंजीरा, इंद्रावती, प्राणहिता। ठीक है, चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल की सहायक नदी है छिप्रा नदी के तट पर ही मध्य प्रदेश का उज्जैन देश बसा हुआ है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मंजीरा थोड़ा सा जान लीजिए। एकमात्र नदी जो दक्षिण की ओर से प्रवाहित होकर गोदावरी में मिलती है। ठीक है, वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंद्रावती इंपॉर्टेंट जो है उनको बस बता रही हूँ। उत्तर की ओर से आकर बहने वाली सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, इंद्रावती। यह उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार पर बहती है और तेलंगाना में गोदावरी से मिल जाती है। बस्तर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी इंद्रावती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे महानदी के विषय में। ठीक है, देखिए, अब महानदी की बात करें तो छत्तीस के दंडकारण्य पठार से निकलती है महानदी उत्तर और उड़ीसा के कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। यह बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी के विषय में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है। ठीक है, कृष्णा नदी की बात करें तो देखिए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्यों से होकर के बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं, सुन लीजिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह नदी विजयवाड़ा के समीप डेल्टा बनाती है। हर नदियाँ ऐसा नहीं है कि सारी की सारी दक्षिण भारत की नदियाँ ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल इन्हीं सब से बहती हैं। कुछ कहीं और से बह रही हैं, कुछ कहीं और से बह रही हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा, रटिएगा। जैसे गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बस है। ठीक है, लेकिन कृष्णा में एक और ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है? कर्नाटक ऐड हो गया है। ठीक है, यह नदी विजयवाड़ा के समीप डेल्टा बनाती है। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा आपस में मिल गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा के मध्य कोलेरू झील है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, दूधगंगा, पंचगंगा, फिर भीमा, फिर कोयना। तुंगभद्रा, एक दो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनका हम बात कर लेते हैं। जैसे तुंगभद्रा पश्चिमी घाट पर्वत से 2 धाराओं के रूप में निकलती है, तुंग और भद्रा। ठीक है, 2 धाराएं, तुंग नाम है एक का नाम तुंगा है, एक का नाम भद्रा है। ठीक है, तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन अगर
वनडे एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सहायक नदियों में कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ध्यान रखिएगा तुंगभद्रा, जो दक्षिण दिशा से बहकर आती है और कृष्णा में मिल जाती है। किस दिशा से, ये दिशा याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कौन सी किस दिशा से आके बह रही है, मिल रही, क्योंकि पूछ देता है पश्चिम से आने वाली इस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, या कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी दक्षिण दिशा में। कूट में जो क्वेश्चन आता है ना, कूट में दे सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जो बोल रहे हैं उसे बराबर नोट करते जाइए। मूसी नदी दूसरी इनकी है। मूसी कहाँ पे, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है मूसी नदी के लिए, ठीक है। पेन्नार, पेन्नार तो एक अलग नदी है, चलिए पेन्नार की बात करें तो हम आपको पेन्नार एक एक्स्ट्रा बता देते हैं, कावेरी और कृष्णा के मध्य में है, ठीक है। पेन्नार कर्नाटक में कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। कोलार सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी की, ठीक है। कर्नाटक के पश्चिम घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी और कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। यह दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसको, ठीक है। कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। दो राज्यों से प्रवाहित होकर होने के बावजूद इसका जल ग्रहण क्षेत्र मात्र 4 राज्यों में विस्तृत, 2 राज्यों से प्रवाहित होने के बावजूद इसका जल ग्रहण क्षेत्र मात्र 4 राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। अब देखिए 2 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ बहती, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए जहाँ से छोटी बड़ी नदियाँ आती हैं, ठीक है, और मुख्य नदी में अपना योगदान देती हैं, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश है। कावेरी नदी जल विवाद भी है इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। कावेरी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। देखिए एक तो है सिमसा, दूसरा है काबिनी, तीसरा है भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी, फिर अमरावती, फिर हेमवती, कर्णावती, सॉरी अर्कावती, कर्णावती नहीं अर्कावती, ठीक है, आई एम सो सॉरी। देखिए जहाँ दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, केवल अर्थात केवल दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में ही उनमें जल की मात्रा बनती है, वहीं कावेरी नदी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी यूनिक है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है। बहुत रिच है ये, बहुत घमंड होगा बाकी नदियों से कि भैया देखो मेरे में तो हमेशा जल बना रहता है, आप तो सूख जाती हैं, क्या है आपके अंदर, कोई है मतलब आप, मेरे पास जल है आपके पास क्या है ना, इस तरीके का। अर्थात कावेरी नदी वर्षवाहिनी है, वर्षवाहिनी है। क्यों? क्योंकि कावेरी नदी को वर्षा जल 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। अब कहेंगे कौन कौन से स्रोत, पहला स्रोत है ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक है। निचले जल ग्रहण क्षेत्र में कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से बहकर आता है, इसीलिए इसमें नमी की पर्याप्त मात्रा होती है, ठीक है, बनी रहती है। जब उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकराता है तो कोरोमंडल तट पर ठंडी के दिनों में भयंकर वर्षा करता है, पर्याप्त वर्षा करता है, कहने का मतलब है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी मानसून, आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं नोट्स में कि उत्तर पूर्वी मानसून किसी अन्य राज्य में पूर्वी घाट से नहीं टकराता है, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह टकराता है, कहाँ, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे, ठीक है, सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा झीलों की बात कर लेते हैं इंडिया के। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग प्रकार के आपको झील देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है झीलें, है ना। झील की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाता है वहाँ झील कहते हैं उसे। भारत में अनेक प्रकार की झीलें हैं, अधिकतर स्थायी झीलें हैं, कुछ केवल वर्षा ऋतु में उनमें पानी होता है, कुछ ऐसी झीलें भी हैं। एक गोखुर झील है, ये क्या होती है, विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में से कट कर निर्माण होता है इसका। कैसे होता है कि देखिए कुछ मान लीजिए इस तरीके से नदी बह रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो
क्या होता है कि ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे थोड़ा पानी कई बार छूट जाता है। हो सकता है पहले पहले वो यहाँ से बह रही होगी, ठीक है, अभी वो ऐसा विसर्पण कर रही है ना सांप की तरह, तो यहाँ पे छूट गया। तो ये कौन सी हो गई? गोखुर झील हो गई। लैगून झील क्या होती है? रोधिका तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि चिल्का झील, लैगून झील में कौन कौन सी? चिल्का झील, इसका निर्माण करते कौन कौन से? चिल्का झील, पुलकित झील, फिर कोलेरू झील। मौसमी झीलें कौन कौन सी होती हैं? अंतर्देशीय भागों में पाई जाती हैं ये, जैसे राजस्थान की सांभर झील जो लवण जल वाली झील, नमक पाया जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना। मीठे पानी की झील क्या होती है? हिमानियों द्वारा बनती है ये, है ना, और हिमखंडों के पिघलने से बनती है। एग्जाम्पल के लिए कश्मीर की वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, जो कि प्राकृतिक झील है। अन्य झीलों की बात कर लेते हैं कुछ, जैसे डल झील है, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, फिर बड़ा पानी, इस तरह की झीलें पाई जाती हैं, है ना। देखिए याद रखिएगा कि चंबल का पानी रोककर 3 मानव निर्मित झीलों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में तथा जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर झील चंबल नदी पर राजस्थान में है। ये मानव निर्मित झीलें हैं, इसे ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील सतलज नदी पर। यह झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तेलंगाना में 2 मानव झीलें हैं, कौन कौन सी? निजाम सागर और नागार्जुन सागर, ठीक है। नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर बनाया गया है और निजाम सागर झील मंजरा या मंजीरा नदी पर पानी रोककर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। गोविंद वल्लभ पंत झील का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है उसे सोनभद्र जिले में पड़ता है वो, ठीक है। इसके सिवा याद रखिए कि स्टेनले झील एक मानव निर्मित झील है जो तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी रोक करके बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी झीलों के बारे में वो मैंने बता दी। एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, ठीक है। झेलम नदी बेरी नाग झील से निकलकर श्रीनगर में होते हुए बूलर झील से होकर के गुजरती है। बूलर झील गोरुक झील का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक चीज़ और है जो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, विवर्तनिकी क्रिया। ये क्या होती है? धरती पर जो हलचल होती है, अर्थात धरती के भीतर प्लेटों के टकराने से धरती की ऊपरी सतह पर हलचल होती है, तो उसे विवर्तनिकी क्रिया कहते हैं। अब कहेंगे मैंने ये क्यों बोला, तो थोड़ा समझिए। वूलर झील का निर्माण विवर्तनिकी क्रिया के प्रभाव से ही हुआ है, ठीक है। वूलर झील का निर्माण झेलम नदी ने किया है और हुआ कैसे है? विवर्तनिकी क्रिया द्वारा, ठीक है। इसी के साथ इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैंने बता दी। चलिए एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, नोट करके लिख लीजिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के विषय में 2-4 चीज़ें। 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं इसमें, ठीक है। इसमें 57 जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए काम किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए 215 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। मैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में बात कर रही हूँ। अभी तक 69 योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। लक्ष्य क्या है इसका? लाखों लीटर प्रदूषण जल को जो है साफ सुथरा बना करके उसे चेंज कर देना, है ना, उसे रोककर परिवर्तित कर देना। 1985 में आरंभ हुआ था ये पहला चरण गंगा कार्य योजना की क्रियाकलाप का था, जिसे 21 मार्च 2008 में बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो मैंने बता दिया आपको। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ भी आप एक समय पे जाने के बाद कहीं ना कहीं आप फिर रह नहीं पाएंगे, मतलब प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी, है ना आपकी। तो प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं हमेशा कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ कि आप लोगों का कुछ तो रिप्लाई आए। मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँ तो आप प्लीज़ कुछ तो रिप्लाई कीजिए, मुझे समझ तो आए कि वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड।